हो गया। चलिए आ जाइए। क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ा रहे थे? सिकंदर लोदी। यानी लोदी वंश पढ़ा रहे थे ना। लोदी वंश। लोदी वंश में 3 गो शासक हुआ था। उसमें जो है आपको एगो शासक हुआ था बहलोल लोदी, जिसके विषय में हम लोग जान चुके हैं। बहलोल लोदी के बाद लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी हुआ। सिकंदर लोदी के विषय में ही हम लोगों को जानना है। और सिकंदर लोदी के बाद तीसरा शासक हुआ इब्राहिम लोदी, और फिर इब्राहिम लोदी के विषय में जो है जानना है। तो जो है आपको आ जाइए, हम लोग देखते हैं सिकंदर लोदी के विषय में। सिकंदर लोदी के विषय में जो है हम लोग देखते हैं, ठीक है। सिकंदर लोदी, देखिए लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। बहलोल लोदी का जब 1489 ईस्वी में निधन हुआ तो बहलोल लोदी के टोटल 9 पुत्र थे। उसमें राजनीतिक तौर पर सबसे ज्यादा सक्रिय सिकंदर लोदी था, जिस वजह से बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी उसका बेटा सिकंदर लोदी बना। इसका मूल नाम निजाम खां हुआ करता था। जो सिकंदर लोदी था इसका मूल नाम निजाम खां हुआ करता था। निजाम खां हुआ करता था। और सिकंदर लोदी का जो शासन है, सिकंदर लोदी का शासन 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक, 1489 ईस्वी से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासन रहा है। सिकंदर लोदी ने बृहद स्तर पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कहा जाता है कि तैमूर के आक्रमण के बाद, तैमूर 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार अगर किसी सुल्तान ने किया था तो उसका नाम था आपको सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी साम्राज्यवादी होने के साथ साथ सुधारवादी भी था। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से, खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल, खाद्यान्न मतलब गेहूं चावल, सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी यानी टैक्स हटा दिया। खाद्यान्न पर से चुंगी हटा दिया, अर्थात खाद्यान्न पर से सिकंदर लोदी ने टैक्स हटा दिया। और सिकंदर लोदी के द्वारा ही अपने शासनकाल के समय 1504 ईस्वी में आगरा नामक शहर को बसाया गया था। आगरा नामक शहर को बसाया गया था और सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाकर अपनी राजधानी आगरा को बनाने का काम किया। अपनी राजधानी जो है सिकंदर लोदी ने आगरा को बनाने का काम किया। और सिकंदर लोदी अपनी राजधानी आगरा से ही शासन प्रशासन किया करता था। सिकंदर लोदी कई सारी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, जैसे कि मुहर्रम के अवसर पर तजिया निकालने की प्रथा पर प्रतिबंध इन्होंने लगाया, जैसे कि मुस्लिम महिलाओं के मजारों पर जाने की प्रथा के ऊपर प्रतिबंध इन्होंने लगाया। साथ ही साथ हिंदू धर्म के लोग जो यमुना नदी में स्नान करके अपना
बाल मुड़वा लेता था, इस प्रथा के ऊपर भी प्रतिबंध आपको सिकंदर लोदी ने लगवाया। सिकंदर लोदी इन तमाम प्रथाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाया। सिकंदर लोदी हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण किया और उसको ध्वस्त कर दिया, और उसको ध्वस्त करने के बाद उस मंदिर का जो टुकड़ा सब था, पत्थर का टुकड़ा सब था उस मंदिर का, वह टुकड़ा बटखरा के तौर पर प्रयोग करने के लिए कसाईयों को दे दिया। देखिए, कसाई उसको कहा जाता है जो जानवर को काटता है, जो गाय काटता है, बकरी काटता है, उसी को कसाई कहा जाता है। और कसाई काट करके जो है अपना बेचता है। तो कसाई को हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर उस मंदिर के टुकड़ों को कसाईयों को बांटने का काम, कसाईयों को देने का काम जो है आपको सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी स्वयं भी विद्वान थे, कई सारे विद्वानों को इन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया था। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी जब सोने के लिए जाता था और उनके सैया के निकट यानी जहां पर सिकंदर लोदी सोता था, वहां पर प्रत्येक रात 70 विद्वान बैठकर चर्चा किया करता था कि राज्य में क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, क्या और होना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये तमाम चर्चाएं सिकंदर लोदी के समक्ष जब सिकंदर लोदी सोया करते थे, उस दौरान चर्चा करके जो है आपको निर्णय लिया जाता था। सिकंदर लोदी फिरोज शाह तुगलक की भांति विधवा मुस्लिम महिलाओं के पुत्रियों के विवाह हेतु दहेज का प्रावधान सिकंदर लोदी भी किया करता था। और सिकंदर लोदी इस्लामी समाज शिक्षित हो सके, मुस्लिम शिक्षित हो सके, मुस्लिमों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने 2 विद्वानों को दिल्ली आमंत्रित किया था। एक का नाम था शेख अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था शेख हजी मुल्ला। शेख अब्दुल्ला और शेख हजी मुल्ला सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली आए और मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास सिकंदर लोदी के समय इन लोगों के द्वारा किया गया। और सिकंदर लोदी के विषय में कहा जाता है फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे, और सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविता लिखा किया करता था। गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। उनके समय कई सारे साहित्यों की रचना हुई है। उनके समय ही संगीत के ऊपर लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई है। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना उन्हीं के समय हुई है। और फिर शासन प्रशासन करते हुए अंततः गले की बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी का निधन हो गया। और जब 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी का निधन हो गया, तो फिर सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी उसका बेटा इब्राहिम लोदी बना। और इब्राहिम लोदी की अगर बात की जाए तो जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी का शासन काल है 1517 से लेकर के 1526। 1517 से लेकर 1526 इब्राहिम लोदी का शासन काल है। इब्राहिम लोदी जब शासक बना, तो शासक बनने के बाद इन्होंने ग्वालियर का अभियान किया और ग्वालियर को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया। ग्वालियर का अभियान ही इब्राहिम लोदी का सबसे महत्वपूर्ण अभियान माना जाता है। और इब्राहिम लोदी इसके बाद 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा। इब्राहिम लोदी 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध राणा सांगा के साथ लड़ा, और उस खतौली के युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। और इब्राहिम लोदी ही यह कहा करता था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है,
जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी का यह कहना था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है, और यह कहते हुए इब्राहिम लोदी ने अपने दरबार के शक्तिशाली सरदारों का दमन किया। और जब इब्राहिम लोदी ने अपने दरबार के शक्तिशाली सरदारों का दमन किया तो उनके दरबार के जो सरदार सब थे वो इब्राहिम लोदी से काफी नाखुश रहने लगे, काफी नाराज रहने लगे। और फिर इब्राहिम लोदी के सरदार हुआ करते थे दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी जैसे सरदारों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया, और दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी के साथ साथ राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था। और अंततः दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा के आमंत्रण पर ही बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। और फिर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 20-21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और उस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के सरदारों ने इब्राहिम लोदी का साथ नहीं दिया, जिस वजह से पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की जीत हुई। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी, और इब्राहिम लोदी की हत्या युद्ध भूमि में ही कर दी गई थी। पूरे दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी हुए जिनका युद्ध भूमि में हत्या किया गया, जिनका युद्ध भूमि में हत्या किया गया। और पानीपत के प्रथम युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश के शासन की नींव पड़ी। भारत में एक नए राजवंश मुगल वंश के शासन की नींव पड़ी। तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले इतना चीज को जो है आप लिखिए। चल रहा है कि नहीं चल रहा है जी? चल रहा है ना? लिखिए, लिखिएगा। बहलोल लोदी के निधन होने के बाद काहे बात कर रही है जी? लड़की सब मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। है काहे बात कर रही है? झोटा कबार लेंगे हम, ठीक है? हम मारते हैं चप्पल उपल से, पता है कि नहीं पता है? लड़की को चप्पल से मारे हैं, पता है कि नहीं पता आप लोग? नहीं पता है, पता कर लीजिएगा। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। कौन कौन बतिया रही थी जी? ये दोनों मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। डर उड़ नहीं होता है? बाहर में जाकर के झगड़ेगी ना। अगर अगले क्लास में पता चल गया बाहर में जाकर के इसको कुछ बोली, अफगानी कानून के तहत हम सजा देंगे, समझ गए? लिखिए, लिखिएगा। बहलोल लोदी के निधन होने के बाद, बहलोल लोदी के निधन होने के बाद उसका तीसरा बेटा निजाम खां, उसका तीसरा बेटा निजाम खां, उसका तीसरा बेटा निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से उसका तीसरा बेटा निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से, उसका तीसरा बेटा निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से 1489 ईस्वी में 1489 ईस्वी में 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठा
इनकी माता हिंदू थी, इनकी माता हिंदू थी, माता का नाम था जयबंद, जयबंद, जयबंद। इनकी माता का नाम था जयबंद, जयबंद, हिंदू थी। ठीक है, इनकी माता हिंदू थी। इन्होंने इन्होंने उसी में लिखते जाइएगा। इन्होंने 1504 ईस्वी में इन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया। आगरा शहर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। और उसे अपनी राजधानी बनाया। फुल स्टॉप। अब पॉइंट मार मार के लिखते जाइएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा, लिखिएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद तैमूर के आक्रमण के बाद तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार सिकंदर लोदी ने किया। सिकंदर लोदी ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी एक विद्वान शासक था। सिकंदर लोदी एक विद्वान शासक था और वे विद्वानों को संरक्षण भी दिया करता था और वे विद्वानों को संरक्षण भी दिया करता था और वे विद्वानों को संरक्षण भी दिया करता था। कहा जाता है कि उसी लाइन में कहा जाता है कि 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 प्रत्येक रात सिकंदर लोदी के सैया के निकट 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 70 विद्वान 70 विद्वान बैठकर
विभिन्न प्रकार की बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चा किया करता था। विभिन्न प्रकार की चर्चा किया करता था। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से 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 आए कैसे कट गया था? कैसे कट गया? गिर गए? कैसे कट गया? कौन धकेल दिया? है विद्यार्थी सब धकेल दिया तो बहुत कट गया था। ठीक है, तो कैसे कटा है? थोड़े साथ कट भी किया है, बहुत कटा हुआ। और लोहा गिर गया था जी। टेट वेट का सुई लिए ले लिए। ओ महाराज जवान जहान आदमी है, हम तो हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। हमको गाड़ी चलाने नहीं होता है, तैयो हम जबरदस्ती चलाते हैं, हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। मेरा ही पूरा पैर, बायां वाला पैर, बायां वाला हाथ पूरा डैमेजे है। समझे? आप लोग को नहीं पता है ये बात। ये छोटा मोटा चोट में महाराज टेट भेट का सुई लेते हैं। हम तो एक्सीडेंट करते हैं तो टेट भेट का सुई नहीं लेते हैं। बात है इन लोग को ज्यादा दिन जीना, हमको मात्र 40 बरस जीना है। चलिए लिखिए, अल्लाह ने मार खा लीजिएगा। बात है कि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, आप लोग पापी लोग सब हैं, समझ गए? चलिए, तो ये छोटका मोटका अथी में जो है टेट वेट का सुई ले लिए, तो ये बैंडेज करवा लिए। अजीब हाल। जाने देते महाराज, बहने देते, कितना खून बहेगा। मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से, लिखिए, मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से सिकंदर लोदी ने शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला 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 जैसे विद्वानों को दिल्ली आमंत्रित किया। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला जैसे विद्वानों को दिल्ली आमंत्रित किया। शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला जैसे विद्वानों को दिल्ली आमंत्रित किया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक की भांति सिकंदर लोदी भी, नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक की भांति सिकंदर लोदी भी
फिरोज शाह तुगलक की भांति सिकंदर लोदी भी विधवा मुस्लिम महिलाओं की पुत्रियों 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 के विवाह हेतु दहेज का प्रबंधन किया करता था। जानते हैं, सिकंदर लोदी के समय एगो व्यक्ति था, उसका नाम था बोधन। क्या नाम था? बोधन। बोधन कहा कि हिंदुओं धर्म सत्य है, इस्लामो धर्म सत्य है, दोनों धर्म बढ़िया है, अपने अपने जगह पर दोनों धर्म बेहतर है। तो सिकंदर लोदी ने कहा ना, या तो हिंदू धर्म सही है या इस्लाम धर्म सही है, दोनों धर्म कभी सही नहीं हो सकता है। लेकिन बोधन रेड़ दिया। मतलब बोधन कहा कि ना, दोनों धर्म सही है। सिकंदर लोदी का माथा खिसक गया। उसके बाद कहा कि धर्म तो एक गो सही है, और ये अपने बात पर अडिग रहा और जोर से माथा खिसका। कहा लटका दो इसको फांसी पर। लटका दिया इसको फांसी पर। समझ गए? तो नीचे से लिखिएगा, बोधन नामक व्यक्ति ने बोधन हे भगवान, यहां पे लिखा हुआ है, लीजिए ना, लीजिए देख करके लिखिए। बोधन नामक व्यक्ति ने कहा कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों सत्य है। दोनों सत्य है, इसलिए सिकंदर लोदी ने उसे फांसी पर लटका दिया। इसलिए सिकंदर लोदी ने उसे मृत्युदंड दे दिया। इसलिए सिकंदर लोदी ने उसे मृत्युदंड दे दिया। इसलिए सिकंदर लोदी ने उसे मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड दे दिया। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी कर समाप्त कर दिया। लिखवा दिए ये बात? नहीं ना, लिखिएगा। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी कर सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी कर समाप्त कर दिया। खाद्यान्न पर से चुंगी कर समाप्त कर दिया। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट,
सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी फारसी भाषा में गुलरुखी, हे भगवान, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी के समय ही संगीत पर, नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी के समय ही संगीत पर, सिकंदर लोदी के समय ही संगीत पर, सिकंदर लोदी के समय ही संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही, सिकंदर लोदी के समय ही संगीत पर लज्जत ए सिकंदर शाही नामक साहित्य की रचना की गई। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश को लेकर, नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश को लेकर सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश को लेकर, सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश को लेकर गज सिकंदरी, सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश को लेकर गज सिकंदरी का प्रचलन किया। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश को लेकर गज सिकंदरी का प्रचलन किया। सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश को लेकर गज सिकंदरी का प्रचलन किया। 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 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी ने हिमाचल प्रदेश, सिकंदर लोदी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सिकंदर लोदी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। सिकंदर लोदी ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त कर दिया और उसके टुकड़े कसाईयों को मांस बेचने के लिए दे दिया। और उसके टुकड़े कसाईयों को मांस बेचने के लिए दे दिया। और उसके टुकड़े कसाईयों को मांस बेचने के लिए दे दिया। और उसके टुकड़े कसाईयों को मांस बेचने के लिए दे दिया। और उसके टुकड़े कसाईयों को मांस बेचने के लिए दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर तजिया निकालने, सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर तजिया निकालने की प्रथा सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर तजिया निकालने की प्रथा सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर तजिया निकालने की प्रथा
तजिया निकालने की प्रथा का अंत कर दिया तथा मुस्लिम महिलाओं, सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर तजिया निकालने की प्रथा का अंत कर दिया तथा मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजारों पर, मुस्लिम महिलाओं को पीरों के मजारों पर, पीर यानी संत, सूफी संत, पीरों के मजारों पर, पीरों के मजारों पर, पीरों के मजारों पर, पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, पीरों के मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के यमुना नदी में स्नान कर सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के यमुना नदी में स्नान कर बाल मुड़वाने के प्रथा के ऊपर भी, बाल मुड़वाने के प्रथा के ऊपर भी रोक लगा दिया, बाल मुड़वाने के प्रथा के ऊपर भी रोक लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए, नेक्स्ट पॉइंट, शासन प्रशासन करते हुए 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में गले के बीमारी के कारण 1517 ईस्वी में गले के बीमारी के कारण सिकंदर लोदी का देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गया। सिकंदर लोदी का देहावसान हो गया। एगो पॉइंट नहीं बताए थे, नहीं लिखाए हैं, नहीं समझाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, याद आ गया, एन वक्त पे याद आ गया। ठीक है, समझिए। देखिए, सिकंदर लोदी से पहले शासक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी अपने सरदारों का काफी सम्मान करता था। बहलोल लोदी अपने सरदारों का काफी सम्मान करता था। अपने सरदारों के खड़े होने पर बहलोल लोदी खड़ा हो जाते थे बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की भांति उसका बेटा सिकंदर लोदी भी अपने सरदारों का सम्मान किया करता था, काफी ज्यादा सम्मान किया करता था। और बहलोल लोदी के भांति उसके पुत्र सिकंदर लोदी ने भी अपने सरदारों का काफी सम्मान किया। और सिकंदर लोदी कहा करता था कि अगर मैं अपने किसी गुलाम को, किसी दास को किसी पालकी में बैठा दूं, पालकी समझते हैं ना, समझते होंगे पालकी। देखिए, पहले क्या होता था, आज के डेट में तो गाड़ी आ गया है, शादी विवाह के बाद जो है दुल्हन विदा होती है गाड़ी से, समझ गए। लेकिन जब गाड़ी सब नहीं था तो प्राचीन काल में जो है शादी होने के बाद दुल्हन जिस यान में विदा होती थी
उसी को पालकी कहा जाता था। मूवी सब देखिएगा ना, देवदास मूवी में है, देवदास मूवी में है, किसमें है? नदिया के पार। अब नहीं देखे, उतना मूवी नहीं देखे हैं बहुत ज्यादा। देवदास देखे हैं लेकिन याद नहीं है उसमें है कि नहीं है, लेकिन होना चाहिए। तो वही दुल्हन जो विदा होती थी जिस यान में, उसी को जो है पालकी कहा जाता था। तो सिकंदर लोदी कहा कि अगर मैं अपने किसी गुलाम को पालकी में बैठा दूंगा और अपने सरदार को कहूंगा कि उस पालकी को अपने कंधा पर उठा ले, तो हमारे गुलाम हमारे सरदार हमारे आदेश पर उस पालकी को कंधा पर उठाकर उस गुलाम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगा। एक बार फिर से सुनिएगा। बहलोल लोदी जिस प्रकार से अपने सरदारों का काफी सम्मान किया करता था, उसी प्रकार से बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी जब सुल्तान बना, वह भी अपने सरदारों का काफी सम्मान किया करता था। सिकंदर लोदी कहा करता था कि यदि मैं किसी पालकी में अपने गुलाम को बैठा दूं और अपने सरदार को कहूं कि उस पालकी को अपने कंधा पर उठा ले, तो हमारे सरदार बिना कुछ सोचे समझे उस पालकी को अपने कंधा पर उठा लेंगे। मतलब सिकंदर लोदी अपने सरदारों का सम्मान करता था और उनके सरदार भी सिकंदर लोदी की बातों को माना करता था, सिकंदर लोदी का सम्मान किया करता था। समझ गए? तो नीचे से लिखिए अगला पॉइंट। सिकंदर लोदी अपने पिता की भांति 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 अपने सरदारों का काफी सम्मान किया करता था। सिकंदर लोदी अपने पिता की भांति अपने सरदारों का काफी सम्मान किया करता था। फुल स्टॉप। उसी में सिकंदर लोदी का कहना था कि उसी में सिकंदर लोदी का कहना था कि सिकंदर लोदी का कहना था कि अगर सिकंदर लोदी का कहना था कि अगर 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 वह किसी गुलाम को अगर वह किसी गुलाम को पालकी में बैठाकर अगर वह किसी गुलाम को पालकी में बैठाकर अपने सरदार को उस पालकी को उठाने का 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 आदेश देता, तो उनके सरदार बिना कुछ सोचे
उस पालकी को अपने कंधा पर उठा लेता। उसके सरदार बिना कुछ सोचे उस पालकी को अपने कंधा पर उठा लेता। तो उसके सरदार बिना कुछ सोचे उस पालकी को अपने कंधा पर उठा लेता। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए हाँ, अब हेडिंग मारिए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। 1517 से 1526, 1517 से 1526। लिखिएगा इब्राहिम लोदी, लिखिएगा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। यह लोदी वंश तथा यह लोदी वंश तथा यह लोदी वंश तथा यह लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ। यह लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान हुआ। इनका मानना था कि की के बाद डैश, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा। इनका मानना था कि की के बाद डैश, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा। राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है। इनका मानना था कि की के बाद डैश, डैश के बाद इन्वर्टेड कोमा। इनका मानना था कि राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है। इन्होंने 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 अपने शासनकाल के समय शक्तिशाली सरदारों का दमन किया। इन्होंने अपने शासनकाल के समय इन्होंने अपने शासनकाल के समय इन्होंने अपने शासनकाल के समय शक्तिशाली सरदारों का दमन किया। इन्होंने अपने शासनकाल के समय शक्तिशाली सरदारों का दमन किया। इन्होंने अपने शासनकाल के समय शक्तिशाली सरदारों का दमन किया। इन्होंने अपने शासनकाल के समय शक्तिशाली सरदारों का दमन किया। इन्होंने अपने शासनकाल के समय शक्तिशाली सरदारों का दमन किया। फुल स्टॉप। इन्होंने 1517 ईस्वी में ग्वालियर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने 1517 ईस्वी में ग्वालियर को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। यह इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है। यह इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है। यह इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है।
यह इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाती है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिएगा। 1518 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा 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 और 1518 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ खतौली का युद्ध हुआ खतौली का युद्ध हुआ। फुल स्टॉप। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगला पॉइंट। इब्राहिम लोदी के सरदार उनसे नाखुश रहते थे। 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 फुल स्टॉप। उसी में दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, उसी में दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी जैसे सरदारों ने ही दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी जैसे सरदारों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने का 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 निमंत्रण दिया। निमंत्रण दिया। फुल स्टॉप। साथ ही साथ राणा सांगा ने भी उसी में साथ ही साथ राणा सांगा ने भी राणा सांगा ने भी बाबर को राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। आगे हेडिंग मारिए पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे हेडिंग मारिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे हेडिंग मारिए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। डैश देकर लिखिए। पानीपत के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है।
पानीपत के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित। अरे वो सब कमेंट करता है, क्या कमेंट करता है वो? क्या कर रहा है? कब समाप्त होगा? आज तोरी वैलिडिटी समाप्त, जब आप चाहिएगा तब समाप्त हो जाएगा। जिस रोज आप पढ़ना बंद कर दीजिए वैलिडिटी समाप्त। छूट गया है मेरा, बढ़ेगा कि नहीं? क्या बढ़ेगा कि नहीं? अच्छा, वो वैलिडिटी नहीं बढ़ता है, वो अपने आप खत्म हो जाता है, उसमें हम लोग को कुछ नहीं करना होता है। समझ गए? जानते हैं ऑनलाइन विद्यार्थी में बड़ी अनियमितता है। उसको लगता है हाई ये है मोबाइल में, कभी और देखने लेंगे, वो कभी कभी अबे नहीं करता है। समझ गए? वो कभी कभी अबे नहीं करता है, समझे? तो महाराज पैसा देते हैं तो चुकाइए, बढ़िया से निचोड़िए, डेली क्लास कीजिए, लिखिए और उस सबको जवाब दीजिए। आप मुंह देख रहे हैं, आए उस सबको जवाब दीजिए। दिए हैं जवाब? दे रहा है जवाब? हाँ, देखते रहिएगा उस सबको, पढ़ना नहीं, आगे वाले बेंच को देखते रहना वो क्या कर रहा है। चलिए लिखिए, पानीपत के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। पानीपत के युद्ध का मैदान हरियाणा में स्थित है। फुल स्टॉप। यह युद्ध इक्कीस अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के सरदारों ने उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण इब्राहिम लोदी की हार हुई। जिस कारण इब्राहिम लोदी की हार हुई। फुल स्टॉप। युद्ध भूमि में ही बाबर ने उसी में युद्ध भूमि में ही बाबर ने युद्ध भूमि में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि 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 इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान हुए
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान हुए इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान हुए जो युद्ध भूमि में मारा गया। जो युद्ध भूमि में मारा गया। आगे स्टार मार के लिखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध एक युग परिवर्तनकारी युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध एक युग परिवर्तनकारी युद्ध माना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध एक युग परिवर्तनकारी युद्ध माना जाता है क्योंकि इस युद्ध से भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हुआ है। क्योंकि इस युद्ध से भारत में दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हुआ है और मुगल वंश के शासन की स्थापना हुई है। और मुगल वंश के शासन की स्थापना हुई है। चलिए आगे हेडिंग मारिए, दिल्ली सल्तनत प्रशासन। दिल्ली सल्तनत प्रशासन दिल्ली सल्तनत प्रशासन चलिए दिल्ली सल्तनत प्रशासन देखेंगे, लेकिन उससे पहले लोदी वंश पूरा इब्राहिम लोदी से लेकर उधर बहलोल लोदी तक या बहलोल लोदी से लेकर इधर इब्राहिम लोदी तक पढ़िए, पढ़िए फटाक से पढ़िए, जल्दी, इधर उधर नहीं करना है, पढ़ना है जी। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पढ़िए, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। लड़की सब बतिया कह रही है, मुंह तोड़ देंगे हम। पढ़िए क्या हो रहा है, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। पढ़ने नहीं बोले हैं। पढ़िए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी पढ़िए।
पढ़ लिए। हीरो सब पढ़ लिए। चलिए आइए तो मेरे साथ आइए, याद कीजिए। आइए इधर। बहलोल लोधी का उत्तराधिकारी कौन बना? सिकंदर लोधी का मूल नाम निजाम खां। सिकंदर लोधी का मूल नाम, सिकंदर लोधी का मूल नाम। आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया? आए सिकंदर लोधी। आगे बताइएगा कि गुल्लुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखा करते? संगीत पर लज्जत सिकंदर शाही की रचना किसके समय हो? सिकंदर लोधी के समय। और किस व्यक्ति को सिकंदर लोधी ने इसलिए मृत्यु दंड दे दिया क्योंकि उसका मानना था कि हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों सत्य। किसको? बोधन को। चलिए, किस सुल्तान के सैया के निकट प्रत्येक रात 70 विद्वान बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चा? कौन? सिकंदर लोधी ने इस्लामी शिक्षा को बेहतर करने के उद्देश्य से 2 विद्वान को दिल्ली आमंत्रित किया था। उसका क्या नाम? शेख अब्दुल्ला और शेख अजीमुल्ला। शेख अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला और शेख। क्लियर है? इसके बाद आगे बताइएगा कि जो है मुहर्रम पर तजिया निकालने की प्रथा पर रोक किसने लगा? गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? कौन कहा करता था कि अगर मैं अपने गुलाम को पालकी में बैठा दूं और अपने सरदार को कहूं तो हमारे सरदार बिना कुछ सोचे उस पालकी को अपने कंधा पर उठा लेंगे? सिकंदर। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी का निधन कब हुआ? 1517 में हुआ। आगे बताइएगा, तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के बाद, तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किसने किया? किसने किया? सिकंदर लोधी ने किया। सिकंदर लोधी का उत्तराधिकारी कौन बना? कौन बना? इब्राहिम लोधी। समझ गया। आगे बताइएगा, कौन कहा करता था राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है? कौन कहा करता था राजा का अपना कोई सगा नहीं होता है? कौन कहा करता था? इब्राहिम लोधी। ग्वालियर को जीतकर इब्राहिम लोधी अपने साम्राज्य में मिलाया था। खतौली का युद्ध कब हुआ है? 1518। खतौली का युद्ध कब हुआ है? खतौली का युद्ध कब हुआ है? खतौली का युद्ध कब हुआ है? किसके किसके बीच? किसके किसके बीच? राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच हो। खतौली के युद्ध में किसकी जीत हुई है? किसकी जीत हुई है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत के युद्ध का मैदान कहां है? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और। इस युद्ध में किसकी जीत हुई है? इस युद्ध से किस वंश के शासन का अंत हुआ? लोधी वंश या दिल्ली सल्तनत? इस युद्ध से, पानीपत के प्रथम युद्ध से किस वंश के शासन का अंत हुआ? लोधी वंश या दिल्ली सल्तनत? इस युद्ध से किस वंश के शासन की शुरुआत हुई है? कौन वंश? मुगल वंश। चलिए ठीक है।
दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध भूमि में मारा गया हो, क्या नाम था? क्लियर है? चलिए अब आपको जो है प्रशासन अगर खत्म हो जाएगा तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक चैप्टर, एक महत्वपूर्ण चैप्टर खत्म हो गया, यह मान करके आपको चलना है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसे तो 9-10 चैप्टर है, लेकिन महत्वपूर्ण 2 चैप्टर, एगो दिल्ली सल्तनत, एगो मुगल। तो दिल्ली सल्तनत लगभग खत्म होने वाला है, 1 से 2 क्लास में दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, और इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत के बाद मुगले पढ़ाएंगे, समझिएगा। उसके बाद कुछ छोटा मोटा जो चैप्टर है उसको बाद में पढ़ा देंगे, पहले जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली सल्तनत में आपने देखा कि जब इब्राहिम लोदी शासक बना तो इब्राहिम लोदी का उत्तराधिकारी उसका बेटा, इब्राहिम लोदी नहीं, सॉरी, दिल्ली सल्तनत में आपने देखा होगा कि जब बहलोल लोदी शासक बने तो बहलोल लोदी के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा सिकंदर लोदी बना, सिकंदर लोदी के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी शासक बना। फिर आप इससे पहले चले जाइए आप सैयद वंश में, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां हुए, खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका बेटा मुबारक शाह, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी उसका भतीजा मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह। उससे पहले चले जाइए तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप यह पाएंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सुल्तानों का शासन हुआ करता था, अर्थात राजाओं का शासन हुआ करता था। दिल्ली सल्तनत में राजा को ही सुल्तान कहा जाता था, और वंशानुगत शासन हुआ करता था। जिस वंश ने शासन करना शुरू किया उसी वंश के शासक आगे शासन किया करते थे, जैसा कि आपने देखा है बहलोल लोदी उसका पुत्र, सिकंदर लोदी उसका पुत्र इब्राहिम लोदी, खिज्र खां उसका पुत्र मुबारक शाह, उसका भतीजा मोहम्मद शाह, उसका बेटा अलाउद्दीन आलम शाह। मतलब यहां से हम यह बात कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली हुआ करता था। लगभग में यह बात हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासन होता था, प्रशासन के शीर्ष पर सुल्तान हुआ करता था, प्रशासन के शीर्ष पर सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान प्रशासन के शीर्ष पर हुआ करता था। फिर सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद होता था, उस मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था। उस मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था, मंत्री परिषद को मजलिस ए खलबत कहा जाता था। और जो मजलिस ए खलबत नामक मंत्री परिषद होता था, इस मजलिस ए खलबत नामक मंत्री परिषद की बैठक जहां हुआ करती थी उसे मजलिस ए खास कहा जाता था, उसे मजलिस ए खास कहा जाता था। और मंत्री परिषद में सुल्तान के अलावे अन्य विभाग के अलग अलग मंत्री हुआ करते थे। जैसे सुल्तान के अलावे मजलिस ए खलबत में यानी मंत्री परिषद में जो है वजीर यानी प्रधानमंत्री हुआ करता था। फिर जो है आपको काजी यानी न्यायाधीश हुआ करता था, खजीन यानी कोषाध्यक्ष हुआ करता था, सद्र उस सद्र यानी धर्म और दान विभाग का प्रधान हुआ करता था, धर्म और दान विभाग का प्रधान हुआ करता था, दीवान ए रसातल यानी एक विदेश विभाग का प्रधान हुआ करता था, यानी एक प्रकार का विदेश मंत्री हुआ करता था, विदेश मंत्री हुआ करता था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से आज की जो भारत की शासन प्रणाली है, इस शासन प्रणाली में आप देखेंगे कि एक राष्ट्रपति है,
राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री है तथा अन्य कैबिनेट मंत्री है। उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत प्रशासन के शीर्ष पर जो सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था, जिस मंत्री परिषद को मजलिस खलबत कहा जाता था। और मजलिस खलबत में अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्रियों को दिया जाता था। किस विभाग का संबंध किससे था, इसको आगे हम देखेंगे, जानेंगे, लेकिन यहां तक कुछ चीजों को आप लिखिएगा। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजतंत्रात्मक एवं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है। इस समय उसी में कंटिन्यू लिखते जाइएगा। इस समय प्रशासन के शीर्ष पर सुल्तान हुआ करता था। सुल्तान के नीचे उपसुल्तान हुआ करता था। सुल्तान के नीचे उपसुल्तान हुआ करता था। सुल्तान के नीचे उपसुल्तान हुआ करता था, जिसे नायब कहा जाता था। सुल्तान के नीचे उपसुल्तान हुआ करता था, जिसे नायब कहा जाता था। फुल स्टॉप। उसी में सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था। सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था, जिसे मजलिस खलबत कहा जाता था। बोर्ड पे लिखा हुआ है। सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होता था, जिसे मजलिस खलबत कहा जाता था। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। मजलिस खलबत की बैठक
मजलिस ए खलबत की बैठक मजलिस ए खास में हुआ करती थी। मजलिस ए खलबत की बैठक मजलिस ए खास में हुआ करती थी। ऐ अभी जो लिखा है पढ़िए, इतना पढ़िए जल्दी। मॉडर्न हिस्ट्री कब तक स्टार्ट हो जाएगा? जब मध्यकालीन खत्म होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए लिखिएगा, पढ़ लिए। क्या ये सब का क्या है जी? क्या सर से बोलिए, क्या बोलिए सर से? किसने खुद को नियामत खुदाई कहा था? कौन कहा था जी? नियामत खुदाई, जिले इल्लाही है। ई कहा था जी, जिले इलाही, नियामत खुदाई। महमूद गजनबी कहा था अपने आप को, ठीक है। चलिए पढ़ लिए, बताइए आगे। बताइए आगे क्या बताइए? बताइए आप। दिल्ली सल्तनत में प्रशासन के शीर्ष पर कौन हुआ करता था? कौन हुआ करता था? सुल्तान के नीचे उप सुल्तान हुआ करता था, ठीक है। उप सुल्तान को क्या कहा जाता? सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए कौन हुआ करता? आए मजलिस सुल्तान को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए जो मंत्री परिषद हुआ करता था उसे क्या कहा जाए? मजलिस से खलबत की बैठक कहां हुआ करती थी? कहां हुआ करती थी? मजलिस से खास। देखिए, जिसके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं लिख करके जो है भेज दिया कीजिएगा, ठीक है। हमारे व्हाट्सएप पे तो होगा तो अगले क्लास में जवाब दे देंगे, ठीक है। पढ़ाने वक्त देखिए होता क्या है कि हम ई करके देखे हैं, जैसे कमेंट सामने में लगा लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसमें होता है कि पढ़ा नहीं पाते हैं, ठीक है। एक तो 2 घंटा के बदला 1.5 घंटा पढ़े हुए करते हैं, उसमें से भी अगर कमेंट देख देख करके पढ़ाएंगे तो एक से एक नमूना सब है, समझ गए? भांति भांति का वो कमेंट करता है, समझ गए? तो उसमें होगा कि 1.5 घंटा के बदला जो है मुश्किल से आधा घंटा पढ़ा पाएंगे। तो इसलिए कमेंट देख करके नहीं पढ़ाते हैं। जिनका भी क्वेश्चन होगा कमेंट में आप कीजिएगा, क्वेश्चन लिख करके भेज दीजिएगा, अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। अगले क्लास से पहले लेकिन क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इससे आगे मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। आए देखिए धरफड़ा कैसे रहा है ये सब। और जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा, जल्दी होगा, 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर टेस्ट होगा, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास का और इस्लाम धर्म से लेकर दिल्ली सल्तनत का होगा, इस्लाम धर्म से लेकर दिल्ली सल्तनत का। हाँ, दिल्ली सल्तनत तक का जितना पढ़े हैं उतना का ही होगा, उससे ज्यादा का काहे होगा। और तैयार रहिएगा, कभी भी टेस्ट हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है।
हमको भी नहीं पता है, अगले क्लास में हो जाए, या हो सकता है शनिवार को हो जाए, हमको भी नहीं पता है, लेकिन अगले 10 दिन के भीतर एक दिन टेस्ट होगा। ठीक है, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।